Decision makers in economics face the challenge of deriving optimum use of limited resources. They deal with maximizing or minimizing a linear function of variables subject to linear constraints. This video teaches you the method of linear programming to find solutions for such economic problems. The design of optimization problem. लीनियर प्रोग्रामिंग में बेसिकली एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, यानी उसे हमें ऑप्टिमाइज करना होता है सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट्स. So linear programming deals with a class of programming problem where both the objective function to be optimized, यानी जो objective function जिसे हमें optimize करना है वो linear होता है, और साथ ही जो constraints होते हैं यानी corresponding resources जो हैं जो हमारे constraints को define करते हैं वो भी linear ही होते हैं. So दोनों चीज objective function और constraint दोनों linear form में होंगे. ये एक important यहाँ requirement है linear programming को use करने के लिए. एनी एलपी प्रोग्राम यानी कि कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है हैव एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जैसा मैंने अभी बताया, और कंस्ट्रेंट्स होते हैं. कंस्ट्रेंट एक या ज्यादा भी हो सकते हैं. मोस्ट केसेस में कंस्ट्रेंट जो है कम फ्रॉम द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम वी वर्क विद. सो कंस्ट्रेंट्स अपने आप हम क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम का नेचर स्टडी करने के बाद में. इफ यू वांट टू अचीव द डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव, या तो हमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है. फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना होता है, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना होता है. वी डू सो कीपिंग इन व्यू द कंस्ट्रेंट्स. जो कंस्ट्रेंट्स हमारे डिफिकल्टीज हैं या जो रेस्ट्रिक्शंस हैं हमारी, फॉर एग्जांपल इनपुट की रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए हमें ये ऑप्टिमाइज करना होता है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन. एलपी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कैसे करना है, उसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो लीनियर होना चाहिए. मैंने पहली स्लाइड में ही एक्सप्लेन किया है. इफ ऑल वेरिएबल्स हैव पावर ऑफ 1 तो फिर वो क्या है, दे कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड. मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए. मल्टीप्लाई होने के बाद पावर जो है वो 1 से ज्यादा हो सकती है. ऑब्जेक्टिव मस्ट बी आइदर मैक्सिमाइजेशन या फिर मिनिमाइजेशन ऑफ द लीनियर फंक्शन. द ऑब्जेक्टिव मस्ट रिप्रेजेंट द गोल ऑफ द डिसीजन मेकर. तो ये जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी डिसीजन मेकर का, कोई भी इकोनॉमिक एजेंट, बेसिकली अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, किसी इकोनॉमिक एजेंट का जो गोल है, उसका जो एम है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको एक्सप्रेस करता हो. द कंस्ट्रेंट्स मस्ट आल्सो बी लीनियर. कंस्ट्रेंट भी लीनियर होने चाहिए. रिपीट कर रहे हैं उसी बात को. मोरओवर द कंस्ट्रेंट मस्ट बी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स. ये या तो लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या इक्वल्स टू, यानी क्लोज होना चाहिए. जो एलपी कंस्ट्रेंट्स हैं दे मस्ट बी क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल नहीं होने चाहिए. तो ये एलपी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसा दिखता है उसको एक बार देख लीजिए कि मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को, सी टी एक्स को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी. ए एक्स ग्रेटर देन बी इक्वल टू बी. ए एक्स और बी ये किस तरह की मैट्रिसेस हैं उसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं. सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, अनदर कंस्ट्रेंट इज दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इनपुट फैक्टर जो है उनकी क्वांटिटी बेसिकली पॉजिटिव होनी चाहिए. एग्जाम्पल ऑफ एलपी प्रॉब्लम, ये इसे डाइट प्रॉब्लम हम बेसिकली बोल देते हैं. इसको हम कहते हैं डाइट प्रॉब्लम के डॉक्टर को डाइट जो है, डॉक्टर को डाइट प्रिस्क्राइब करनी है. बेसिकली अ डॉक्टर चूजेस द लीस्ट कॉस्ट डाइट. लीस्ट कॉस्ट डाइट यानी कि जो रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिएंट्स हैं कंज्यूमर को वो भी अचीव हो जाए और वो न्यूट्रिएंट्स लीस्ट कॉस्ट डाइट में पॉसिबल हो जाए. सो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है पेशेंट्स की वो सेटिस्फाई हो जाए. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज द पेशेंट्स रिक्वायर 489. इस प्रॉब्लम में जो पेशेंट है वो दे रिक्वायर 489 यूनिट्स ऑफ these A, B, C, 3 factors, these 3 nutrients basically. A, B, C nutrients की 4, 8 and 9 units require होती है एक वीक में. and there are 4 varieties of food variable, food 1, food 2, food 3 and food 4. तो उन फोर फूड आइटम्स को कंज्यूम करना है ऐसी क्वांटिटी में कि जिससे कि ये 3 जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी इतनी यूनिट जो है अचीव हो जाए पेशेंट्स को. द न्यूट्रिशनल कंटेंट्स ऑफ फूड पर किलोग्राम आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. नाउ सी, देयर आर 4 food items, food 1, 2, 3 and 4,
and there are three nutrients A, B and C. Food 1 kilogram quantity of food 1 gives 1 unit of nutrient A. Food 2, 1 kilogram of food 2 gives 2 units of nutrient A. Food 3, now 1 kilogram of food 3 gives 1 unit of nutrient A. So we can now see that how much quantity of which food gives how much units of which nutrient. So columns and rows को अगर हम यहाँ स्टडी करेंगे so we will come to know कि किस फूड्स की कितनी क्वांटिटी से कितना न्यूट्रिएंट की कौन सी यूनिट हमें अचीव हो रही है. तो फॉर एग्जांपल दिस वन टेल्स अस कि फूड 4 का 1 किलोग्राम कंजम्पशन न्यूट्रिएंट सी की 1 यूनिट प्रोवाइड करता है. राइट तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम अभी यूज करने वाले हैं. इसके आगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है वो है कि इफ द फूड कॉस्ट 5779 पर केजी, यानी कि फूड 1 5 रुपीज पर केजी, फूड 2 7 रुपीज पर केजी, फूड 3 7 रुपीज पर केजी और फूड 4 9 रुपीज पर केजी अगर वो कॉस्ट है, तो फिर वीकली डाइट की मिनिमम कॉस्ट क्या होनी चाहिए. जो सारे जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं. अगर नाउ उसी प्रॉब्लम के लिए अगर हम देखें तो वी कैन सी कि ये हमारे पास एटलीस्ट 4 8 एंड 9 सी हियर we need at least 4 8 9 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशन. कम से कम इतनी हमें न्यूट्रिशन चाहिए. और ये न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिल सकती है. फूड ए की अगर हमें 4 यूनिट्स चाहिए तो फूड ए की 4 यूनिट्स हमें यहाँ से मिलेगी कि 1 यूनिट मिल सकती है. अगर हम फूड 1 का 1 किलोग्राम कंजम्पशन करें तो 1 यूनिट यहाँ से मिलेगी. अगर इसका 1 किलोग्राम कंजम्पशन करें तो 2 यूनिट्स यहाँ से मिल जाएंगे. 3 का 1 किलोग्राम कंजम्पशन करें तो 1 यूनिट और अगेन नाउ 4 यूनिट्स. तो इस तरीके से वी कैन राइट दिस 1x1 यानी कि क्वांटिटी ऑफ फूड 1, क्वांटिटी ऑफ फूड 2, क्वांटिटी ऑफ फूड 3, क्वांटिटी ऑफ फूड 4 और मल्टीप्लाइड बाय देयर न्यूट्रिटिव कंटेंट. उनका न्यूट्रिटिव कंटेंट कितना है. सी अगेन उनका न्यूट्रिटिव कंटेंट कितना है. 1 2 1 4 1 2 1 4 और ये चारों के चारों जो है यहाँ पे दिस ये सभी हमारे फूड्स हो गए. सो नाउ आई क्लियर दिस स्क्रीन. सिमिलरली यू कैन सी कि 8 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट बी एंड न्यूट्रिएंट सी की 9 यूनिट्स. इनके लिए हमें क्या क्या करना होगा. यू कैन सी के यहाँ लास्ट स्लाइड में अगेन वी कैन सी हियर. एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ. अगर न्यूट्रिएंट बी की अगर हम बात करें तो यहाँ ये 0 है. इसके 0 होने की वजह से सी यहाँ x3 यानी कि थर्ड जो फूड आइटम है उसकी कंजम्पशन नहीं शो की गई है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट बी प्रोवाइड नहीं करता है. उसका कंजम्पशन उसका 1 किलोग्राम कंजम्पशन करने पर न्यूट्रिएंट बी प्रोवाइड नहीं होता, यानी न्यूट्रिएंट बी बेसिकली उसमें एब्सेंट है उस फूड में. तो इस तरीके से ये 3 हमारे पास ये कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं. और उसके अलावा कंस्ट्रेंट है हमारे पास में x1 x2 x3 एंड x4. दे ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मींस ये जो क्वांटिटीज हैं दे कैन आइदर बी 0 या 0 से ज्यादा हो सकती है. ये नेगेटिव नहीं हो सकती है क्वांटिटी. तो ये तो सारे हमारे क्या हुए कंस्ट्रेंट्स हो गए हैं बेसिकली. अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है कि हमें मिनिमाइज करना है. बेसिकली मिनिमाइज क्या करना है कि क्वांटिटी अगर हमने देखा कि क्वांटिटी x1 है, x1 x2 x3 एंड x4 है 4 फूड प्रोडक्ट्स की. उनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने उनके प्राइसेस से 5 7 7 एंड 9. बेसिकली दीज आर 5 7 7 9 जो है ये पर किलोग्राम प्राइस हैं चारों फूड प्रोडक्ट्स के. तो इनको अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा. हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट ऑफ द डाइट. और इसको मिनिमाइज करना है. बेसिकली मिनिमाइज करना है टोटल कॉस्ट को. तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो हो गया मिनिमाइज दिस वन, यानी CTX को मिनिमाइज करना है कॉस्ट ऑफ दिस फूड डाइट. इसको मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन AX ग्रेटर देन इक्वल टू B एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हो गया, यानी कि जितने भी फूड आइटम्स हैं उनकी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी. और AX ग्रेटर देन इक्वल टू B में A बेसिकली क्या है. A है हमारा कोफिशिएंट. A बेसिकली है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स. A है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स. कोफिशिएंट
कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और x है हमारा वेरिएबल कॉलम वेक्टर बेसिकली, और b है हमारा कांस्टेंट्स का वेक्टर, कांस्टेंट्स का, अगेन दिस इज कॉलम वेक्टर, अगेन दिस इज कॉलम वेक्टर। सो ये नोटेशंस हैं बेसिकली जो लीनियर प्रोग्रामिंग में यूज होती हैं। इनको लर्न करने के बाद अब हम चलते हैं आगे, एक और प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे रिपीट किया है वही डायग्राम जो लास्ट स्लाइड में है, ताकि हम यहाँ इसको रेफर कर सके। यू कैन सी कि 1 2 1 4 1 2 1 4 1 3 0 2 1 3 and here 0 and 2 4 2 6 1 4 2 6 1 and that gives us 4 8 and 9 units of nutrients A, B and C. So this is how we formulate a linear programming problem. So इसको समझने के बाद एक और हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके बाद में देखिए इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट किया गया है वो ये है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना इज सिमिलर टू मैक्सिमाइजिंग द नेगेटिव ऑफ द सेम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसको मैक्सिमाइज कर देगा नेगेटिव को, तो उसमें हमारे जो कंस्ट्रेंट है उनको भी हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। पहले अर्लियर हमारा ये था, जो कंस्ट्रेंट था इसको नेगेटिव टर्म्स में किया, तो ये हमारा जो यहाँ रिलेशनशिप का साइन है ये चेंज हो गया है। सो देयरफॉर वी कैन राइट कि मैक्सिमाइज माइनस ऑफ सी टी एक्स subject to minus ax less than equal to minus b and x as usual the quantity जो है वो अभी भी पॉजिटिव ही होंगी कितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी। Now another example of linear programming problem. Here a manufacturer has two types of machines, दो तरह की मशीन है, और मशीन है टाइप A और टाइप B, दो तरह की मशीन हो गई यहाँ पर, टाइप A एंड टाइप B दो तरह की मशीन हैं इस प्रॉब्लम में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन टाइप A मशीन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसमें 1000 रुपीज और इसमें 1200 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। द फ्लोर एरियाज टेकन बाय ईच ऑफ दीज यूनिट्स आर, फ्लोर एरिया ये 4 मीटर स्क्वायर एक मशीन और ये 5 मीटर स्क्वायर इतना एरिया कवर करती है मशीन। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मस्ट नॉट एक्सीड रुपीज 15,000, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ इसको देखें ध्यान से तो हम कहेंगे कि टाइप ए मशीन की मान लिया यूनिट्स हैं x और टाइप बी की या इसको x कहें और इसको y, इसकी यूनिट्स हैं y। तो हमारे पास x टाइप ए मशीन्स हैं और y टाइप बी मशीन्स हैं, तो हम कहेंगे x मशीन्स और मल्टीप्लाइड बाय हर मशीन का जो कॉस्ट है, y मशीन्स हर एक की जो कॉस्ट है दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर इनको ऐड कर दे तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी जो प्रोडक्शन में इनकर हो रही है, और ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 15,000। अब एरिया की बात कर लेते हैं। टोटल एरिया जो अवेलेबल है इस प्रॉब्लम में वो है 40 मीटर स्क्वायर, इससे ज्यादा एरिया तो हम मशीन को अलॉट कर नहीं सकते हैं। मशीन टाइप ए मशीन जो है वो x नंबर में है हमारे पास में, और एक मशीन 4 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करती है, तो ये टाइप ए मशीन के द्वारा एरिया कवर कर लिया जाएगा। और टाइप बी की मशीन है हमारे पास y और हर मशीन 5 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करती है, तो इनको ऐड कर दें तो दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 40। तो इस तरीके से हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। नाउ सी ये जो अभी मैंने कंडीशन बताया, लेट एक्स वाई बी द नंबर ऑफ टाइप ए बी मशीन देन इक्वालिटीज विल बी, ये इक्वालिटी आ जाएगी फॉर द कंस्ट्रेंट एज रिगार्ड्स मनी, ये तो मनी के लिए हो गया, और फिर ऐसे ही हम एरिया के लिए। इसी को अगर हम सॉल्व करें, इसी को हम क्या करें डिवाइड करते हैं बेसिकली। किससे डिवाइड करते हैं हम इसको 200 से डिवाइड कर दें तो यही रिलेशनशिप हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी 5x + 6y। तो इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा वो होगा 5x + 6y <= 75। और दूसरी कंडीशन हमारे पास एरिया के लिए है, ये जो स्पेस है हमारे पास वो 4x + 5y शुड बी <= 40 मीटर स्क्वायर बेसिकली। इसके अलावा हमारे पास दो और यहाँ पर कंडीशंस हैं। अगर हम देखें कि यहाँ पर हर
यहाँ पे क्या है, टाइप की जो मशीन्स है बेसिकली दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पता है कि टाइप ए मशीन जो है वो एटलीस्ट 3 होना चाहिए, शी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 मशीन्स। तो टाइप ए की 3 मशीन्स होनी चाहिए और टाइप बी की 1 मशीन होनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ कंडीशंस फिर अगर देख लें तो एटलीस्ट यानी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x शुड, दिस इज बेसिकली y, दिस इज y, बुक में ये रॉन्ग प्रिंटेड है, सो ये करेक्शन कर लिया, y शुड बी ग्रेटर देन 1। सो दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। अब आगे बात करते हैं कि मान लीजिए कि प्रॉफिट हमारे पास है, प्रॉफिट को कैसे डिफाइन किया कि टाइप ए मशीन जो है एक मशीन 120 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करती है, टाइप बी मशीन 100 रुपीज का अर्न करती है एक मशीन। तो हमारे पास एक्स मशीन है तो 120 से इसको मल्टीप्लाई कर दें और वाई मशीन है टाइप बी की तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों को ऐड कर दे तो हमें टोटल प्रॉफिट का हमें फंक्शन मिल जाएगा। और हमें क्या करना है बेसिकली इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन p इज इक्वल टू 120x प्लस 100y। तो इस तरीके से हम एक यहाँ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है उसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं और इसको आगे हम सॉल्यूशन इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के कई मेथड्स हो सकते हैं, सिंप्लेक्स मेथड हो सकता है, ग्राफिकल मेथड हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको ग्राफिकल मेथड का एक डेमोंस्ट्रेशन दूंगा और उसके बाद हम ड्युअलिटी की जो प्रॉब्लम है लीनियर प्रोग्रामिंग में उसको डिस्कस करेंगे यहाँ। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 7x2 और कुछ यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है, जो कंस्ट्रेंट्स है इनको हमें प्लॉट कर लेना है ग्राफ पर। ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए क्या किया हमने, ये यहाँ पे हमने x1 इस एक्सिस पे और यहाँ y एक्सिस पे x2 हमने डिपिक्ट कर लिया। उसके बाद में आप देखिए कि हमें यहाँ सपोज यहाँ पे हम x1 0 पुट करें, x1 इज 0 तो क्या होगा 3x2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, 3x2 लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो x1 0 कहाँ होता है, बेसिकली x1 0 होता है y एक्सिस पर। तो ये पॉइंट जो है हमें यहाँ से अटेन हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये देखिए 2x1 प्लस 3x2 ये वाला जो यहाँ कंस्ट्रेंट है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12 है। अगर x1 हम 0 पुट करें तो दिस विल बी 0, 3x2 लेस देन इक्वल टू 12, सो x2 विल बी लेस देन इक्वल टू 4। तो बेसिकली ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमें मिल गया। इसके बाद में हम इसका उल्टा कर सकते हैं कि अगली बार हम x2 को 0 पुट कर ले, नेक्स्ट टाइम हम x2 को 0 पुट कर ले इसी में ही। अगेन 2x1 प्लस 3x2 less than equal to 12, x2 is equal to 0, so we get 2x1 plus 0 less than equal to 12, so x1 is less than equal to 6. now x2 0 कहाँ है, x2 0 कहाँ है, ये देखिए x एक्सिस पे x2 0 होगा और इस पॉइंट पर x1 की वैल्यू 6। ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पे हमने डिपिक्ट किया। तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एक x एक्सिस पे एक y एक्सिस पे, हमने इनको ज्वाइन किया तो हमें ये जो कंस्ट्रेंट है इसको हमने यहाँ डिपिक्ट कर दिया। सिमिलरली हम दूसरा जो कंस्ट्रेंट है उसको भी डिपिक्ट कर सकते हैं। ये 2x1 प्लस x2 इसको हमने यहाँ ऐसे डिपिक्ट कर दिया है उसी फॉर्म में, एक बार x1 को 0 लिया एक बार x2 को 0 लिया, तो ये दूसरा हमारा कंस्ट्रेंट आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये जो दोनों कंस्ट्रेंट्स हैं, ये दोनों कंस्ट्रेंट्स ये बताते हैं कि हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस आते हैं। एक आता है हमारा फिजिबल सॉल्यूशन और एक हमारा आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो फिजिबल सॉल्यूशन इस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ये सारा एरिया जो है ये फिजिबल सॉल्यूशन है, राइट। दूसरे कंस्ट्रेंट की अगर हम बात करें तो दूसरे कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ये सारा एरिया जो है ये पूरा एरिया, दिस वन एरिया ये पूरा फिजिबल है। लेकिन ये दोनों में अगर हम देखें तो कुछ एरिया ऐसा है जो फिजिबल तो है, ये एरिया फिजिबल तो है बट ऑप्टिमम नहीं है। यहाँ पे ये वाला पूरा जो एरिया है, ये एरिया अगर हम देखें ये एरिया हमारा जो ये वाला जो कंस्ट्रेंट है इसके अकॉर्डिंगली ये फिजिबल ही नहीं है। और ये एरिया जो है बेसिकली दिस एरिया इज नॉट फिजिबल अकॉर्डिंग टू दिस कंस्ट्रेंट। तो ये तो हमारा फिजिबल ही नहीं हुआ, जो फिजिबल है उसमें भी हमें ऑप्टिमल देखना है। तो ये सारा जो शेडेड रीजन है ये फिजिबल है, पूरा का पूरा ये फिजिबल है
लेकिन ऑप्टिमल क्या होगा, ऑप्टिमल यानी जहां मैक्सिमाइज होता है ये फंक्शन, राइट। और मैक्सिमाइज कहाँ होगा, मैक्सिमाइज होगा किसी एज पे, किसी वर्टेक्स पे, यहाँ या यहाँ या यहाँ। तो हमारे पास कई वर्टेक्स हैं यहाँ पे, अगर हम देखें 4 वर्टेक्स है हमारे पास इस प्रॉब्लम में, और जो 4 वर्टेक्स हैं उनके नाम क्या क्या है हमारे पास है। सबसे पहले दिस वन O, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। देन वी हैव D, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0, ये वाला। देन वी हैव E, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2। देन वी हैव A, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 4। तो इनकी वैल्यूज को यहाँ इसमें हम पुटअप करते जाएंगे। एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें पुटअप करना है 6x1 प्लस 7x2 में। तो यहाँ 0 0 अगर हम पुट करते हैं तो दिस विल बी 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस पॉइंट पर ये जो ओरिजिन है और ओरिजिन पर ये जो फंक्शन है z, इसकी वैल्यू आती है 0। अब हम d पॉइंट पर देख लेते हैं 4 0 पर। सो दिस विल बी 4 multiplied by 6 plus 7 multiplied by 0, so this will be 24। this way ऐसा करते करते हम चारों जो हमारे पॉइंट हैं, चारों जो हमारे वर्टिसेस है, चारों पर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ दिखाया है O D E A पर कोऑर्डिनेट्स हमारे दिए गए हैं और इन पर वैल्यू 0 24 32 एंड 28। नाउ वी कैन सी कि 32 इज द हाईएस्ट वैल्यू जो z की पॉसिबल है। z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 7x2 की पॉसिबल है। ये देखिए 32 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ ये मैक्सिमाइज होता है, ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है फॉर द गिवन कंस्ट्रेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्लैक वेरिएबल्स की और फ्री वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। स्लैक वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं, तो यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। पहले एक प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे हम पहले उसके लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग का जो एक स्ट्रक्चर है उसको हम फॉर्मुलेट करेंगे और उसके बाद हम स्लैक वेरिएबल और फ्री वेरिएबल उसमें कैसे फंक्शन करते हैं उसकी बात कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ एक टेक्सटाइल फर्म है, वो प्रोड्यूस करती है 2 प्रोडक्ट्स 1 एंड प्रोडक्ट 2 in its plant consisting of 3 departments। तो 3 डिपार्टमेंट है, डाइंग, स्टिचिंग एंड पैकेजिंग। ये 3 डिपार्टमेंट है फॉर्म में, राइट। तो कितने प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है 2 और डिपार्टमेंट है 3। अब इसके लिए आगे जो कंडीशंस हैं वो देखिए, यानी 1 2 और इनके लिए डाइंग, स्टिचिंग, पैकेजिंग। The machines in each department can be used for 8 hours a day। The production can be done in this manner। यानी प्रोडक्ट 1 को पहले क्या करते हैं, हम स्टिचिंग करते हैं और फिर पैकेजिंग करते हैं। तो 1 टन ऑफ प्रोडक्ट 1 requires 1/2 hour of stitching and 1/3 hour of packaging। इस इंफॉर्मेशन को अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 आवर ऑफ स्टिचिंग चाहिए और 1/3 आवर ऑफ पैकेजिंग चाहिए किसको, प्रोडक्ट 1 को। और हमारे पास 3 चीजें हैं, डाइंग, स्टिचिंग एंड पैकेजिंग। तो यानी कि ये प्रोडक्ट 1 जो है इसमें डाइंग की जरूरत नहीं होती, सिर्फ स्टिचिंग और पैकेजिंग ही होती है। और प्रोडक्ट 2 में डाइंग होती है, पैकेजिंग होती है, लेकिन स्टिचिंग नहीं होती है, राइट। और ये अगेन इसमें बताया है कि 1 टन ऑफ प्रोडक्ट 2 रिक्वायर्स 1 hour of dyeing and 2/3 hours of packaging। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें एलपी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है बेसिकली। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो एक और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि प्रोडक्ट जो है 1 and 2 आर सोल्ड एट प्राइसेस 80 and 60 पर टन रिस्पेक्टिवली आफ्टर द डिडक्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्राइस। और इनका ग्रॉस प्रॉफिट पर टन जो है वो है 40 और 30। तो 1 टन प्रोडक्ट 1 को सेल आउट करने पर प्रॉफिट मिलता है ₹40 और प्रोडक्ट 2 पर मिलता है ₹30। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि x1 यूनिट्स जो हैं, सपोज x1 यूनिट्स जो हैं वो प्रोडक्ट 1 की हैं और x2 यूनिट्स जो है वो प्रोडक्ट 2 की हैं। तो कितनी यूनिट्स हुई उसको टन्स में है ये यूनिट, मल्टीप्लाई करो 40 से, इसको मल्टीप्लाई करो 30 से, इसको ऐड कर दो तो ये हमारा क्या आएगा, दिस विल बी टोटल प्रॉफिट। ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा फर्म के लिए। तो इसी को हमें मैक्सिमाइज करना होगा। इसके अलावा हमारे कंस्ट्रेंट्स होंगे क्या, कि x1 लेस देन 16 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए x1 लेस देन 16? हमारा जो ये हमारा प्रोडक्ट है ये बेसिकली ये ½ आवर ऑफ स्टिचिंग इसको चाहिए और
मैक्सिमम 8 आवर्स मशीन जो है वो काम कर सकती हैं। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे वी विल बी गेटिंग दिस रिलेशन, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं बेसिकली लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में है, लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में है। उस इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ डिपिक्ट किया, तो हमारा ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स आ गए, साथ में ये भी कंस्ट्रेंट है कि जो यूनिट्स है क्वांटिटी जो है बेसिकली जो दो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वो पॉजिटिव ही होगी, ये हमारा कंस्ट्रेंट है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें ये जो साइन है बेसिकली इनइक्वालिटी का साइन है ये, यानी कि x1 इज नॉट इक्वल टू 16 बट लेस देन इक्वल टू 16। ये जो इनइक्वालिटी अगर इसे एलिमिनेट करना है हमें इसे रिमूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम स्लैक वेरिएबल्स को यूज करते हैं। तो स्लैक वेरिएबल्स को कैसे यूज करते हैं, देखिए स्लैक वेरिएबल बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी भी कंस्ट्रेंट में हम ऐड कर देते हैं, इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट में ऐड करते हैं ताकि उसे ट्रांसफॉर्म कर सके हम ये गलत लिख दिया, इज एक इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में उसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकें। और जो स्लैक वेरिएबल होता है वो हमेशा उसकी वैल्यू 0 या उससे ज्यादा होती है, यानी नेगेटिव वैल्यूज उसकी नहीं हो सकती। तो देखिए कैसे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है बेसिकली ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने ये s1 s2 s3 ये तीन वेरिएबल को यहाँ ऐड कर दिया, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है वो 0 है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगेन वो वही रहेगा जो पहले था, लेकिन जो कंस्ट्रेंट्स है हमारे वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। यहाँ x1 प्लस दिस स्लैक वेरिएबल 1, इसके आने से ये इनइक्वालिटी को हमने चेंज कर दिया इक्वालिटी में। तो सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए x2 प्लस s2 ये कुछ नहीं है, x2 प्लस s2, तो यानी सेकंड कंस्ट्रेंट में हमने सेकंड स्लैक वेरिएबल को ऐड कर दिया है और थर्ड कंस्ट्रेंट में हमने थर्ड स्लैक वेरिएबल को हमने ऐड कर दिया है बेसिकली। और लास्ट में हमारा जो कंस्ट्रेंट एक और है वो है कि यानी सारे हमारे जो वेरिएबल्स हैं, हमारे क्वांटिटी वेरिएबल्स और स्लैक वेरिएबल्स, उनकी सभी की पॉजिटिव वैल्यू होती है। देयर आर टोटल 5 वेरिएबल्स और इनमें से s1 s2 s3 जो है वो स्लैक वेरिएबल्स हैं। Note that the reformulated problem is equivalent to the original formulation except that the constraints are of the form। अब जो constraint है पहले क्या था, constraint इस फॉर्म में होते थे कि ax less than equal to b, right, और x greater than equal to 0। अब क्या है, अब वो इस फॉर्म में है ax equal to b and x equal to 0, right, this one। Now so we can write the matrix equation as, ये हमारे सारे के सारे क्या है, ये वेरिएबल कॉलम वेक्टर हो गया, ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमने कहाँ से निकाली, इससे यहाँ से निकाली है। तीन हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं बेसिकली यू कैन सी, ये जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं इससे हमने ये इसको प्रिपेयर किया है कोफिशिएंट मैट्रिक्स को। स्लैक वेरिएबल हम देख सकते हैं, ये तीनों जो हमारे कॉलम है ये स्लैक वेरिएबल्स के लिए है, ये s1 के लिए, ये दिस वन s2 एंड दिस वन s3। यहाँ कंस्ट्रेंट 1 में s2 s3 नहीं है, कंस्ट्रेंट 2 में s1 और s3 नहीं है, उसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स का कॉलम वेक्टर है बेसिकली। Now, when some component of x is unrestricted, maybe s3 greater than 0 is omitted। तो यहाँ पे क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड साइन है, तो इसकी वजह से s3 जो है इसको हम फ्री वेरिएबल कह सकते हैं, इसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। यू हैव लर्न कि स्लैक वेरिएबल क्या होता है, फ्री वेरिएबल क्या होता है। और ड्युअलिटी की जो प्रॉब्लम है लीनियर प्रोग्रामिंग में, एक बार उसको स्टडी कर लेते हैं, व्हिच इज एक्चुअली द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एवरी एलपी प्रॉब्लम, हर एलपी प्रॉब्लम का क्या होता है, एक ड्यूअल होता है। और ड्यूअल बेसिकली क्या होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिनल फंक्शन को पहले प्राइमल हम बोल देते हैं ताकि इनको आइडेंटिफाई करना इजी रहे। तो हर प्राइमल के लिए एक क्या होता है, ड्यूअल होता है। ड्यूअल होता है यानी उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। अगर वो मैक्सिमाइजिंग फंक्शन था हमारा पहले जो प्राइमल है, तो हमारा ड्यूअल जो है वो मिनिमाइजिंग होगा। तो कुछ यहाँ पे रूल्स हैं बेसिकली, उनको हम स्टडी कर लेते हैं ड्युअलिटी की प्रॉब्लम से रिलेटेड। सबसे पहला है कि द ड्यूअल हैज मैनी वेरिएबल्स, the dual has many variables as there has as many variables as there are constraints, as there are constraints in the original problem। ओरिजिनल प्रॉब्लम में जितने कंस्ट्रेंट्स होंगे, सपोज अगर हम बात करें कि z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2, और कंस्ट्रेंट्स जो है हमारे वो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं कुछ भी कि
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है बेसिकली, अगर हम देखें, द डुअल हैज एज मेनी वेरिएबल्स as there are constraints in the original program and the dual has as many constraints as there are variables in the original program. तो यहाँ देखिए बेसिकली यहाँ जितने वेरिएबल हैं, यहाँ 2 वेरिएबल हैं, तो डुअल में 2 कंस्ट्रेंट होंगे। इसका एग्जांपल नेक्स्ट शीट पे दिखा रखा है कि अगर हमारे पास ये ओरिजिनल फंक्शन है, यानी ये हमारा प्राइमल है, ये प्राइमल है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है बेसिकली ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो यहाँ देखिए डुअल में 2 कंस्ट्रेंट्स आ गए, राइट। जितने यहाँ कंस्ट्रेंट्स होंगे प्राइमल में उतने डुअल में ओरिजिनल। ये देखिए यहाँ 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, तो डुअल में 3 बेसिकली वेरिएबल्स होंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो उसका उल्टा है। तीसरी बात है कि द डुअल ऑफ अ मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम इज एक्चुअली मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो अगर कोई मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम है तो उसका डुअल क्या होगा, वो मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम होगा, या वाइस वर्सा, या फिर उल्टा, यानी मिनिमाइजिंग का डुअल मैक्सिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग का डुअल मिनिमाइजिंग। अब 2 और रूल और फिर उनका एप्लीकेशन देख लेते हैं इस स्लाइड में। द कोएफिशिएंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द कोएफिशिएंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम अपीयर एज द कांस्टेंट टर्म्स ऑफ द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द डुअल। यहाँ देखिए, यहाँ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसके जो कोएफिशिएंट है C1 और C2, ये डुअल में बेसिकली ये क्या होते हैं, ये दोनों यहाँ आ गए, तो कोएफिशिएंट्स कहाँ आ गए, कांस्टेंट्स बन गए कंस्ट्रेंट के, और जो यहाँ कांस्टेंट्स थे वो यहाँ कोएफिशिएंट बन गए। यू कैन सी, ये देखिए जो कांस्टेंट्स है वो कोएफिशिएंट हो गए और जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट्स बन गए। द कोएफिशिएंट ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, the coefficient of a single variable in the original constraint become the coefficient of a single constraint in the dual। यानी कि अगर हम देखें तो each column of coefficients, जितना कॉलम है coefficients का in the constraints of the original problem become a row of the coefficients in dual। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितने यहाँ पर ये constraints होंगे ये उतने ही, ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जाकर के कोएफिशिएंट बन जाते हैं, राइट। तो कॉलम में जितने यहाँ एलिमेंट हैं वो इधर रो में पहुंच गए। तो ये कुछ रूल्स हैं, एक बार फिर से वो ध्यान से देख लीजिए डिटेल में कि कैसे एक प्राइमल से डुअल को फॉर्म किया जाता है। देखिए हमें मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को x1 x2, तो 2 वेरिएबल है हमारे पास, बेसिकली यहाँ पे 2 वेरिएबल है, उनके 2 कोएफिशिएंट्स हैं, 2 कोएफिशिएंट हैं, तो डुअल में हमारे क्या होंगे, 2 कंस्ट्रेंट होंगे। तो सेम वही हमारे C1 C2 यहाँ आ गए, दिस वन एंड दिस वन। अब हमें क्या करना है, ये हमारे कोएफिशिएंट्स हैं, इनको लिख लीजिए B1 B2 B3, इनको लिख लिया हमने, राइट। तो सबसे पहले इनको कॉपी कर लीजिए, C1 C2 को यहाँ कंस्ट्रेंट्स में और B1 B2 B3 को यहाँ ऐसे कोएफिशिएंट्स में कॉपी कर लीजिए। इसके बाद अब क्योंकि हमारे पास 3 कोएफिशिएंट है तो नेचुरली 3 वेरिएबल होंगे, और वेरिएबल इस बार हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अगर यहाँ x1 x2 थे तो अब हम y1 y2 y3 मान लेंगे, y1 y2 एंड y3। तो सिंपली यहाँ y1 y2 y3 लिखना शुरू कर दीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये देखिए, ये बेसिकली ये जितने हमारे यहाँ क्या होंगे, ये कॉलम्स होंगे, कॉलम होंगे किसके, कोएफिशिएंट्स के कॉलम होंगे। जितने ये हमारे कोएफिशिएंट्स के कॉलम होंगे ये क्या बन जाएंगे, रोज बन जाएंगे। यहाँ देखिए इसको हम ऐसे रो की फॉर्म में लिखते हैं, A11 A21 A31, तो ये यहाँ रो की फॉर्म में, जैसे ये आया था ना, ये कंस्ट्रेंट कहाँ चला गया, ये यहाँ रो बन गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। तो ये हमारे जो है ये ऐसे आ जाएंगे। अब देखिए A11 ये वाला, ये देखिए ये यहाँ आ गया, ये सारे के सारे, राइट। और बस y1 y2 y3 इनके साथ में लिखते चले जाइए। तो ये हमारा डुअल बन गया, हमारा रेडी हो गया। और हमारे अगेन जैसे कि ये हमारे जो वेरिएबल्स थे ओरिजिनल फंक्शन में यानी प्राइमल में, ये पॉजिटिव इनकी क्वांटिटी होती है, ऐसे ही यहाँ इनकी क्वांटिटी भी पॉजिटिव होगी, इसको हमें अज्यूम करना है। सो नाउ यू कैन सी कि कितना इजी है प्राइमल से डुअल को फॉर्म करना। अब कुछ इसका हम इकोनॉमिक एक एप्लीकेशन देख लेते हैं डुअलिटी का क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ डुअल प्रॉब्लम लाइज, क्योंकि हर डुअल वेरिएबल का क्या है, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं हम।
इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, इसलिए ड्युअलिटी की इंपॉर्टेंस है। बेसिकली अगर हम देखें पिछली प्रॉब्लम में, यहाँ ये मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम थी, ये मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम थी सपोज कॉस्ट के लिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम हो सकती है हमारे इसके लिए, सॉरी अगर ये मैक्सिमाइजिंग थी हमारा ये प्रॉफिट के लिए, तो ये मिनिमाइजिंग हो सकती है कॉस्ट के लिए। तो इस तरीके से ड्युअलिटी में देखते हैं कि दो इंटरप्रिटेशन एबिलिटी होती है ड्यूअल प्रॉब्लम की, ड्यूअल वेरिएबल की, इसलिए हम इसको इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल है कि सपोज एक कंपनी है वो क्या प्रोड्यूस करती है, दो प्रोडक्ट X1 और X2 प्रोड्यूस करती है, इनकी क्वांटिटी दी है रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ दीज आर C1 एंड C2, ये प्रॉफिट दे दिया है दोनों का। तो क्या होगा हमारा प्रॉफिट कैसे हमें अचीव होगा, C1 को मल्टीप्लाई कर दें X1 से, X1 यूनिट्स है और C1 क्या है, प्रॉफिट है पर यूनिट, तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट से प्रॉफिट और ऐसे ही X2 C2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अगर हम यूज करना चाहें इसको हम पाई कह दें जैसे यूजुअली हम बोलते हैं, या जेड कह दें, वट एवर, दैट डिपेंड्स ऑन अस। इसके बाद में सपोज ऑल्सो दैट द कंपनी यूजेस टू फैक्टर्स क्या, प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं दोनों प्रोडक्ट्स के लिए। हमारे पास क्या हुआ, दो तो हमारे हो गए प्रोडक्ट, टू वी हैव टू प्रोडक्ट्स, मान लीजिए एक्स एंड वाई, और हमारे पास टू फैक्टर्स भी हो गए, राइट। तो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं और B1 B2 क्या है, इनकी क्वांटिटी है, फिक्स क्वांटिटी ऑफ द टू फैक्टर्स। तो हमारे पास ये B1 क्वांटिटी और B2 क्वांटिटी हो गई दोनों फैक्टर्स की। नाउ अब AIJ क्या है, बेसिकली AIJ है द अमाउंट ऑफ द ith फैक्टर। अगर हम फर्स्ट फैक्टर को कितना हम खर्च करें, फर्स्ट फैक्टर की कितनी यूनिट चाहिए फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए, फर्स्ट फैक्टर की कितनी यूनिट चाहिए सेकंड प्रोडक्ट के लिए। तो जब फर्स्ट फैक्टर की यूनिट फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए चाहिए उसे हम कहेंगे A11, फर्स्ट फैक्टर की सेकंड प्रोडक्ट के लिए चाहिए तो उसे कहेंगे हम A12। सेकंड फैक्टर जो है हमारा उसकी यूनिट अगर फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए चाहिए तो A21, और सेकंड फैक्टर की सेकंड प्रोडक्ट के लिए जो यूनिट्स हमें चाहिए वो A22। इस ये हमारा बेसिकली डिनोटेशन है इस प्रॉब्लम में। नाउ लेट Z रिप्रेजेंट द टोटल प्रॉफिट, Z क्या है, टोटल प्रॉफिट है। तो इसमें हमें टिपिकल लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें क्या करना है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइज क्या करना है हमें, बेसिकली अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। नाउ लुक एट इट, कि हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं इसको, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। साथ में हमारे पास में जो है ये देखिए, ये दिस इज द स्टॉक ऑफ व्हाट, फैक्टर 1, एंड दिस इज द स्टॉक ऑफ व्हाट, फैक्टर 2। फैक्टर 1 और फैक्टर 2 का हमारे पास स्टॉक है, और प्रोडक्ट ए के प्रोडक्शन के लिए फैक्टर 1 इतना यूज होता है, प्रोडक्ट बी जो है, प्रोडक्ट सेकंड जो प्रोडक्ट है उसके लिए फैक्टर 1 की इतनी यूनिट्स यूज होती हैं, और ये टोटल शुड बी लेस देन इक्वल टू B1, यानी टोटल स्टॉक ऑफ फैक्टर 1 जो है उससे कम होना चाहिए। इसी तरीके से इसको हम कर लेते हैं, तो हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं, और फिर दोनों जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये एक और कंस्ट्रेंट हमारे पास में आ गया। तो ये हमने यहाँ पे बेसिकली, ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हमारा हो गया प्राइमल। अब इससे हमें बनाना है क्या, अपना ड्यूअल बनाना है हमें। तो ड्यूअल में हमें क्या करना है, एक बार देख लीजिए इसको कैसे चेंज करना है। यहाँ जो कोफिशिएंट्स हैं सिंपली इनको कंस्ट्रेंट बना दीजिए, जो ये कंस्ट्रेंट्स हैं इनको कोफिशिएंट्स बना दीजिए, राइट। उसके बाद में ये और ये इनको रो की फॉर्म में लिख दीजिए, ये रो की फॉर्म में आ जाएंगे, राइट। यहाँ तक की बात समझ में आई। और यहाँ x1 x2 थे, तो यहाँ हम y1 y2 दो वेरिएबल कर लेंगे, तो बस कोफिशिएंट्स के साथ में y1 y2 y1 y2 y1 y2 किया, और क्रिएट हो गया हमारा क्या, क्रिएट हो गया हमारा ड्यूअल हमारे गिवन प्राइमल के लिए। और हमारा एक और कंडीशन y1 y2 दोनों जो वेरिएबल है दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्यों यूज हो रहा है ये, द ड्यूअल वेरिएबल्स y1 y2 हियर कैन बी इंटरप्रेटेड एज इंप्यूटेड कॉस्ट। ये क्या है, इंप्यूटेड कॉस्ट, यानी जब हमें एक्चुअल में कॉस्ट हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हमने y1 y2 को बेसिकली क्या है, दे आर ड्यूअल वेरिएबल्स, और ये बेसिकली क्या है, कॉस्ट है। कॉस्ट किस चीज की है, दोनों जो हमारे फैक्टर्स हैं उनकी,
तो यहाँ देखिए, अगर हम इस पे ध्यान दें, ये क्या है, ये B1 units of factor 1 multiplied by their cost, B2 units of factor 2 multiplied by their cost, सी, और ये क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया, राइट। और ये आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, ये मैक्सिमाइज नहीं होना चाहिए, ये मिनिमाइज होगा बेसिकली, क्योंकि कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, और अगर प्राइमल हमारा मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम है तो ड्यूअल हमारा मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम होगा, राइट। So this is the application of duality in economics. Now the total imputed cost of the two factors is equal to B1 Y1 and B2 Y2. Its dual problem represents minimization of the total cost. तो ये जैसा मैंने कहा, ये करेक्शन करनी है, ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी. Thus while the original problem is concerned with allocation, its dual is basically concerned with valuation problem. Valuation problem यानी cost से related है. So that is all about this video on linear programming. Thank you very much.